लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब हर 5 साल के बाद सरकारें बदलती रहें। गोरखपुर की पहली समस्या बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। ठेकेदार अनाज में घटतौली करता है, विपक्ष में वोट करेंगी। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके कार्य क्रियाकलापों से आप किस तरह से जो है संतुष्ट हैं? अधिकतम संतुष्ट हूँ इसमें। कांग्रेस अपने कार्यकाल के समय में ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवाने का काम किया था। सारे भ्रष्टाचारी इनको दूसरे ही दल में मिलते हैं। ये जो अपने कार्यकर्ताओं का नाम तक ना उद्बोधन सही से कर सके मंचों से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सांसद गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन 7 वर्षों से लगातार उन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिया है कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे यहाँ के लोगों को नहीं प्रत्याशी बनाया जाता। तो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है? जो परिवर्तन होगा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। चुनावी चर्चा पर आधारित यह कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के सिविल कोर्ट परिसर में हो रहा है। पूरे देश में चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। गोरखपुर में जो चुनाव है वो आखिरी चरण में होना है। 1 जून 2024 को यहाँ चुनाव होना है और 4 जून 2024 को परिणाम आ जाएगा, पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार स्थापित हो रही है। तो आज हमने जो है यहाँ का जो माहौल है, गोरखपुर चूँकि कचहरी जो होती है वो पूरे ज़िले का यथार्थ चित्रण कर देती है। जब अधिवक्ता कोई बात करते हैं तो ये माना जाता है कि वो पूरा जनपद, लगभग वो मंडल स्तर पर जो है वो रुख जो है वो बता देते हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। चुनावी परिचर्चा है जिसमें आज यहाँ के अधिवक्ता शामिल हैं इस परिचर्चा में, और उनका विचार मैं जानूंगा कि ये जो सामान्य निर्वाचन 2024 का लोकसभा का जो चुनाव संचालित हो रहा है उसके बारे में किस तरह से क्या धारणा रखते हैं, क्या विचार रखते हैं यहाँ के अधिवक्ता, उसी पर आज की हमारी डिबेट है। तो हमारे साथ इस समय जो अधिवक्ता हैं मैं परिचय कराना चाहूँगा कि हमारे बाईं तरफ लाल बहादुर मल जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपसे भी हम आपका विचार जानेंगे। उनके पीछे जयप्रकाश नायक जी हैं जो एक युवा अधिवक्ता हैं, उनका भी विचार हम जानेंगे। उनके बगल में शिवदयाल सिंह जी हैं, उनके बगल में हरिवंश सिंह जी हैं, और हमारी दाहिनी तरफ अजयानंद सिंह मुन्ना हैं जो विभिन्न पदों पर आसीन रह चुके हैं बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर में। तो आप सभी लोगों का एक सम्मिलित विचार मैं यहाँ आज जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम मल जी, लाल बहादुर मल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप जो है इस चुनाव को देखते हैं, जो 2024 का जो चुनाव है, जो लगातार 10 वर्ष से जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसके कार्य क्रियाकलापों से आप किस तरह से जो है संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में केंद्र जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, विशेष से मैं पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अधिकतम संतुष्ट हूँ इसमें, क्योंकि इनके जो कार्य है भ्रष्टाचार पर ज़्यादा इन्होंने नियंत्रण रखा है। काफ़ी इसके पहले भ्रष्टाचार जो ज़्यादा था उस पर ज़्यादा नियंत्रण रखा है। और वैसे तो समाज में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जन जन में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो कहाँ तक उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन अधिकतम जो है जब सत्ता में जो रहता है उसके पास पावर होता है तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रख सकता है। मैं जानना चाहूँगा अजयानंद जी आपसे कि आपका क्या विचार है, किस तरह से आप सरकार को देख रहे हैं, जो सरकार का कार्यकाल है 10 वर्षों तक का जो कार्यकाल है भारत सरकार का, जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर क्या है आप कहेंगे? भारत सरकार के जो वर्तमान परिवेश में कार्य शैली रही है विपक्ष को चलने का, इससे मैं पूर्ण रूप से असंतुष्ट हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष एक तरह से बगिया में खूबसूरत पौधा के तौर पे विपक्ष का स्थापित रहना भी जरूरी है। लेकिन विपक्ष के एकजुट ना होने के कारण, विपक्ष के कमज़ोर होने के कारण वर्तमान जो परिदृश्य में केंद्र में सरकार जो 5 साल का कार्यकाल 2014 से 2019 तक पूरा की, 2019 से 2024 तक, जिसमें कोरोना काल का भी समय रहा। अभी आपने देखा होगा कोविशील्ड जो एक बड़े बड़े नारों के साथ में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ़ोटो के साथ में सर्टिफिकेट जारी करते थे,
उस कोविशील्ड कंपनी ने स्वयं इस बात को लंदन की अदालत में एक्सेप्ट किया कि उससे ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। अगर ऐसा श्रेय लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं तो उससे हुए दुर्घटना या घटना को भी लेने का उनको उसकी भी जिम्मेदारी लेने का उनके अंदर मादा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिवेश में जब बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, जब रोजगार पे बात होना चाहिए, जब भारत के रुपये के अवमूल्यन की बात होनी चाहिए, ऐसे समय में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दों को ले करके और ओछे बयानबाजी करके यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष के विभिन्न नेताओं के संदर्भ में जो भाषण शैली है उससे मैं पूर्ण रूप से असंतुष्ट हूँ। हम लोग प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, इसलिए मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल हरिवंश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस 10 साल के कार्यकाल को, क्या कहेंगे आप? मेरा विचार एक्चुअल सबसे भिन्न है कि लोकतंत्र तभी तक जीवित रह सकता है जब हर 5 साल के बाद सरकारें बदलती रहें। तो पार्टियों में अच्छा कार्य करने का होड़ भी लगा रहेगा। बिल्कुल 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 कि हम अच्छा कार्य करेंगे, इनसे अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवदयाल सिंह जी जो है, अभी फिर हम आते हैं बाबू साहब आपके पास। सिंह साहब जो है, शिवदयाल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे सिंह साहब ने एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया है और इनका कहना है कि प्रत्येक 5 साल में जो हमको जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, ये हमारे एक बहुत बहुमूल्य अधिकार है, जिसमें जब ये लगता है कि हमें कि सरकार हमारी जो है बेहतर कार्य नहीं कर रही है तो हम जो चयन का अधिकार है, जो निर्वाचन का अधिकार है, हम उसे बदल सकते हैं। तो संवैधानिक, चूँकि एक अधिवक्ता हैं आप, सभी लोग अधिवक्ता हैं, तो हम आपसे एक संवैधानिक तरीके से इस पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे भारत के संविधान में जो निर्वाचन की व्यवस्था है उसके तहत कितनी खूबसूरती है हमारे संविधान की, जो अधिकार हमें मिला है और उस अधिकार का हम प्रयोग करके हम सरकार को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा इतना ही कहना है कि चुनाव 5 साल बाद आता है। 5 साल में जो जनता जनार्दन को मौका मिलता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, 5 साल में बदलनी चाहिए। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार। लेकिन जनता जनार्दन के बीच जो बातें आती हैं, उन बातों के हिसाब से जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का दायित्व क्या है, उस दायित्व का वो निर्वहन कैसे करना चाहिए, वह किस रूप से कार्य करती है कि वह पुनः आ नहीं पाती है। जैसे मान लीजिए कि अभी विपक्ष जो हमारा है, विपक्ष अगर आज हमारा बिखरा नहीं होता और हमारे जो नेतृत्व देने की बात जिसकी हो रही है वह अगर सशक्त होता तो शायद यह बार बार रिपीट 2 बार से तीसरी बार नहीं होता। जो सिचुएशन आज बना हुआ है उस सिचुएशन के हिसाब से जनता जनार्दन तय नहीं कर पा रही है कि किसे हम बेहतर समझें। बेहतर सारे लोगों में देखते हैं तो इसी को बेहतर मान करके इस बार पुनः जनादेश की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जबकि परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे इस समय बेरोजगारी का विषय सबसे बड़ा विषय है। इस मुद्दे को विपक्ष बहुत बढ़िया से उठा सकता था लेकिन उसको उठा नहीं पाया। जिस रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए उसको नहीं कर पाया। अगर वो करता तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। जी, हम नायक जी आपसे जानना चाहेंगे, जयप्रकाश नायक जी, जैसे शिवदयाल सिंह जी का कहना है कि विपक्ष जनता को विकल्प नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे आप नायक जी? जहाँ तक लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र की जो आत्मा होती है वो संविधान में निहित है। बिल्कुल। यह देखा गया है कि ये सरकारें संविधान से कहीं परे हटकर भी काम किया है और जबरदस्ती भी काम किया है। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार जो 10 वर्षों में जो सरकार, जहाँ तक देखा जाए जो प्रेशर ग्रुप है या कोई भी दल है, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां, जो भी पार्टियां हों, उनकी नेताओं को डरा धमका कर वह अपने जिन मुद्दों पर जन समस्याओं की बात को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बनाते हैं, उस चर्चा को भटकाव की स्थिति जो ये सरकार जो कर रही है यह नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार मुद्दे से भटका रही है। जो भी मुद्दा उठता है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे केरला का मुद्दा हो,
चाहे पूरे देश का मुद्दा हो, उस मुद्दे को लेकर मैंने देखा है कि कांग्रेस जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी बातों को न उठाना। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, जबकि प्रेस की अपनी एक स्वतंत्रता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी चेहरे दिखाए भी जाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ जो सरकारें हैं सारा मुद्दा उन्हीं पे है। एक मुझे याद है, कांग्रेस अपने कार्यकाल के समय में ही अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भिजवाने का काम किया था, और किया भी है। बिल्कुल चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हों, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये सरकारें अपने ही नेताओं या अपने ही अफसरों की मातहत अपने ही लोगों को कितना भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने उनको जेल भिजवाया है, क्या किया है। मतलब कोई भ्रष्टाचारी नहीं मिला है इनकी इस सरकार में। सारे भ्रष्टाचारी इनको अब दूसरे ही दल में मिलते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अजीब लगता है ये, तो न्यायपालिकाओं के मुद्दे से भटका देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, के लिए अच्छी बात नहीं। मल साहब, जैसे कि नायक जी ने कहा, शिवदयाल सिंह जी ने कहा कि विपक्ष आवाज़ नहीं उठा पाता है। नायक जी का एक तरह से कहना है कि विपक्ष की जो आवाज़ है वो आ नहीं पाती है। क्या, किस तरह से आप इसको देखते हैं? ऐसा देखिए, मैंने पहले बताया ना, इस सरकार के हर पहलू में खुश संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ मुद्दों में आया, जैसे आपने नायक जी ने कहा है कि इनके पार्टियों को भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, ठीक है, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है। विपक्ष जो बड़े बड़े उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, भी बात सही है, मैं इससे भी संतुष्ट हूँ इस चीज़ को। लेकिन जो दबाया जा रहा है उनमें भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार दबाया जा रहा है। अच्छा, इनके में जो पड़े हुए भ्रष्टाचारी, इनके ऊपर कभी कभी गाज गिरेगी, देर सवेर आना है, बचना नहीं उनको। मतलब जब दूसरी सरकार आएगी तब वो गाज गिरेगी, नहीं उनको आना है देर सवेर। जिसका जब समय जैसे आ रहा हो रहा है। अब रह गया सवाल की बेरोजगारी की बात, इन्होंने कहा भी सही बात सही है, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, तो सवाल है कि जिस हिसाब से हमारे नौजवान पर शिक्षण संस्थाओं से निकल के आगे आ रहे हैं, उतनी सरकार में उतनी सीटें नहीं हैं। और हमारे जो लोग वर्गों में भावना भर दी गई, जब करें सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे। क्या प्राइवेट नौकरी नहीं है? और सरकार को एक चीज़ हम ये चाहते हैं, सरकार को नीति स्पष्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जो नौजवान वर्ग सर्विस करने जा रहे हैं, उसमें पॉलिसी बनी होनी चाहिए, उनको 60 साल तक सुरक्षित रखिए उनको। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, आप जो है सरकार के लिए, आप गवर्नमेंट में है 60 साल का, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए 60 साल, ठीक है, उनमें ताकि सिक्योरिटी रह जाए आपके। और सरकारी कार्यों के ऊपर झुकाव रहे लोगों, पब्लिक में आने पाओ। सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2 लाख लड़के पैदा हो रहे हैं, तो मुश्किल 50-30 साल से सीट खाली होगी, कितने लोग रिटायर होंगे? बिल्कुल, मतलब एक धारणा बदलनी होगी, जैसे लोगों के अंदर ये है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तभी सिक्योर हैं, ऐसा नहीं है। हम प्राइवेट तभी बदलेगी, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके साथ कोई शोषण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो एक बार घुसा उसको जबरदस्ती न निकाला जाए। अगर उसकी कोई कमी है, कोई गलत काम किया है तो बात अलग है, तो सब तो निकाले जाए, सरकारी भी निकाले जाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दंडित उनको। प्राइवेट सेक्टर की जो पॉलिसी जब तक नहीं सही की जाएगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं सरकार लागू करेगी, तब तक धारणा सरकारी नौकरी के प्रति युवाओं को बना रहेगा। भाई इसमें सिक्योरिटी है, 60 साल से रिजर्व रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुद्दा जो है, मुद्दा दिया है आपने, जो है मल जी ने एक मुद्दा दिया है। अजयानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बेरोजगारी जो है कितना बड़ा मुद्दा है इस देश में, जो है जिस पर जैसे शिवदयाल सिंह जी ने कहा कि विपक्ष बोलता नहीं है, तो आप इससे कितना सहमत है कि विपक्ष बोलता है, उसकी बात नहीं आ पाती है सामने, या विपक्ष बोलता ही नहीं है? और जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और भी तमाम महंगाई है, तो इन मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए आपका विचार क्या है, क्या कहेंगे? आज के हर तबके में बेरोजगारी, अब नंबर आ रहा है, और बेरोजगारी तो बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम ये नहीं कहते बेरोजगारी में सरकारी नौकरी है, लेकिन सरकार की यह भूमिका होनी चाहिए कि जब समाज में बैठा व्यक्ति जो उसे वोट दे करके सर आँखों पर सत्ता में ले आता है या सत्ता पे बैठाता है, तो उसकी एक आशा होती है, आशा के केंद्रबिंदु में सत्ता में रहने वाली पार्टी होती है। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री कहे कि पकौड़ा बेचने वाला भी एक रोजगार है, तो क्या करना है? इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, MBBS ये करके नौजवान करेगा क्या? पकौड़ा तो लेगा। तो ऐसे रोजगार देने वाली सरकार को मैं हटाना चाहता हूँ। और ऐसे इस समय देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है डगमगाई हुई है।
उनके में अपने जो कॉन्फिडेंस था आज से 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, या इससे पहले जब 2014 में सरकार में आए थे तो एक तिलस्म था 100 दिन में हम काला धन ले आएंगे। काला धन आया? मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या 2 करोड़ रोजगार दिया गया? मैं ये नहीं कहता कि अन्य दल के लोग अच्छा करेंगे, लेकिन अगर जनता, आपने जो वादा किया आपने उसको पूरा किया कि नहीं किया? आपने अपनी मैनिफेस्टो में जिस चीज़ को रखा है उससे ही आप विचलित रहे तो आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल। सिंह साहब, हरिवंश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो महंगाई है वो कितना बड़ा मुद्दा है आज इस चुनाव में, क्या कहेंगे आप? महंगाई भी एक निश्चित मुद्दा है। महंगाई जिस स्तर पर बढ़ी है उसको देखने से तो ऐसा लगता है कि गरीब को इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है। तभी तो 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दया के रूप में दी जाती है कि जीवित रहो, खा पी लो और जीवित रहो, कोई चर्चा मत करो। ये निश्चित रूप से मतदाताओं को इस मुद्दे को अपने सामने रखना चाहिए। तो शिवदयाल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गोरखपुर का जो चुनाव है वो बड़ा ही जो है विलक्षण चुनाव होता है। जो है यहाँ की जो व्यवस्था है वो अन्य जगहों की व्यवस्था से अलग व्यवस्था होती है, क्या कहेंगे आप? जो गोरखपुर के परिदृश्य में अगर देखते हैं आप इस चुनाव को, तो गोरखपुर में कुछ ऐसे कार्य हुए चारों तरफ जो एक विकास के लिए, जैसे वो जो है रोजगार है, जो भी चीज़ें परिस्थितियाँ बन रही हैं उसके लिए हब एक बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में करने का प्रयास सरकार कर रही है। रही बेरोज़गारी की बात और जो महंगाई की बात, सबसे बड़ी बेरोज़गारी की बात इसलिए मैं इस बात को उठाया था क्योंकि कोई डाटा नहीं है, चाहे वह केंद्र सरकार के पास हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के पास हो, कि किसी भी बेरोज़गारी में जितने बच्चे आ रहे हैं निकल करके हर साल आ रहे हैं वह कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर सरकारी और प्राइवेट, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट में 60 साल का जो बात है वो रखने की बात कही गई, वह बात तो रह ही रहे, लेकिन उसके साथ जब तक डाटा नहीं देंगे ना तब तक बेरोज़गारी के बारे में कुछ आइडिया नहीं आ सकता। रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो अपेक्षाकृत जितनी भी हुआ है अब तक, अगर उसके हिसाब से सारी चीज़ का अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई की बात नहीं है, लेकिन है महंगाई, लेकिन उस हिसाब से नहीं महंगाई बढ़ी है जिस हिसाब से महंगाई की बात। तो इस चुनाव में मुद्दा गोरखपुर में ये बनेगा कि आपके दृष्टि में ये कोई मुद्दा नहीं है? क्या यह गोरखपुर में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, रोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर गोरखपुर में इस पर बहुत ही ज़्यादा मुद्दा बनेगा। अच्छा, बेरोजगारी बनेगा मुद्दा। नायक जी, आप बताइए, जो है ये अब जो हम लोगों की परिचर्चा है वो इस स्टेज पर आ गई है कि हम अपने लोकल स्तर पर प्रत्याशियों की बात कर सकते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान में जो इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन्हीं दो के बीच में चुनाव हो रहा है। तो गोरखपुर में एनडीए के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी हैं जो अभी सांसद, इसका इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये सीट आई है और काजल निषाद को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आप क्या कहेंगे, जो है गोरखपुर का जो मुद्दा होगा, जैसे बेरोजगारी को महत्वपूर्ण मुद्दा शिवदयाल जी मान रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे? देखिए, गोरखपुर का जो मुद्दा मेरे समझ से बेरोजगारी तो ये तो होगा ही, कुछ लोग इसको मानेंगे ज़रूर, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है तो भाई अपने गोरखपुर ज़िले में तो विकास हुआ है, क्योंकि सीएम साहब का जगरी जनपद भी है, यहाँ से सीएम चुन के गए हैं, वो बगल में बनारस सीट है, वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं। तो यहाँ का जो है अपना ये जो मंडल स्तर पर है, जो 2-4-10 ज़िले हैं भाई, कुछ प्रभावित तो होंगे, क्योंकि दोनों लोगों का गढ़ है ये, यहाँ का सीएम वहाँ के पीएम। और रही बात प्रत्याशियों की, तो दोनों लोग एक फिल्मी दुनिया से हैं, कोई टीवी एक्टर है और रवि किशन जी तो वही भोजपुरी फिल्म के स्टार भी रहे हैं। तो आपके पास विकल्प यही दो हैं फिर? लेकिन ये जहाँ तक मैं रवि किशन की बात मैं कर रहा हूँ, रवि किशन जी भाई हम लोग यही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रवि किशन जी कभी लोकल मुद्दों की बात नहीं की है।
कभी से खुले मन से बात नहीं किए, जबकि प्रभुत्व वर्ग की कचहरियाँ हैं यहाँ पर, हर जिला गांव से, तहसील से, ब्लॉक से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कभी उनको देखा नहीं गया। ये बिल्कुल कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, भाई हर पब्लिक ये चाहती है, हर जनता चाहती है, भाई मेरा नेता हमारे बीच में कभी तो कभी आए वो। बिल्कुल। अमल जी, जो ऐसे गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ जी का शहर है। योगी आदित्यनाथ जी इस समय मुख्यमंत्री हैं और कई जगहों पर तो हमने ये देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हो, लेकिन प्रदेश स्तर पर वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर योगी जी से वो संतुष्ट हैं और विशेष तौर से गोरखपुर जिले में जो योगी जी के कार्य हैं उससे तमाम लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक है कि 80 सीटें आपके उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं से शुरुआत होता है। जो उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जब संभालेगी तभी केंद्र परिवर्तन हो पाएगा। तो केंद्र परिवर्तन करने के लिए यही है कि मैक्सिमम सभी पार्टियाँ, तो कुछ एक बात मैं कहूँ, कुछ पार्टियों के अंदर जो है भी है, नेताओं के अंदर कुछ ऐसे शब्द निकल रहे हैं टीवी पर, सुनने में चैनल देखा जाता है कि अमर्यादित शब्द बोलते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। संसदीय भाषा का प्रयोग महोदय पहले मुद्दा राफेल उठाए थे खेल करके, अब मुद्दा अदानी बार बार ही करे हैं, गुजराती भाई ये सारा पैसा इनको दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई जानिए, सबके सबको हो, कौन नेता है जो उद्योगपतियों से पैसा नहीं लेता है? गोरखपुर के प्रत्याशियों में रवि किशन और काजल निषाद पर क्या कहेंगे आप बता रहे हैं, ये तो कमियां दोनों में हैं। कभी तो रवि किशन तुम्हारा, काजल निषाद तो अभी कभी जीती नहीं है, अगर कभी आए तो बात अलग बात है। रवि किशन में जो आपने नाइक जी कहा है, ये सही कहते हैं, समाज कभी आए नहीं, कहीं कहीं गए होंगे, हम तो आज तक रवि किशन को सामने देखा ही नहीं। जो टीवी पर देखा हूँ, कचहरी में कभी नहीं आया, दीवानी कलट्टी कभी नहीं आया। इनका कार्य सही है, आम मोहल्लों में भी घूमते कम से कम। जितने हमारे सांसद विधायक 6 महीने में कम से कम क्षेत्र का एक बार दौरा नहीं करेंगे, तब तक माना जाएगा सबसे निकृष्ट है। मतलब कचहरी में भी प्रत्याशी लेना है, बिल्कुल समस्याओं को गांव में जा करके घूम को पूछिए, आपकी क्या समस्या है, मेरे लायक कोई बात बताइए, उनकी समस्या को आप सदन में रखिए। ऐसा नेता कोई बिल्कुल एकदम सही है जो समस्या को रख रहे हैं। विपक्ष में क्या होता है मैं देख रहा हूँ आजकल, क्या कहें, उनको दिमाग कुछ इस तरह का हो गया है। आप ये बताइए, सरकार की कार्यों की आलोचना कीजिए, ठीक, लेकिन किसी धर्म का आप मजाक क्यों उड़ाते हो? हिंदू धर्म का हुआ तो बौद्ध धर्म, सब भाई धर्म के, भारत एक ऐसा है धर्म प्रधान देश है, कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। बिल्कुल धर्म की आलोचना क्यों करते हो? धर्म को राजनीति में इस तरह से नहीं लाना चाहिए और उसके प्रति आलोचना मत कीजिए। सभी धर्म को मानिए, आप सभी धर्म को मानिए। अब क्या कीजिए, और ये संविधान यही कहता है ना। हमारे मुख्यमंत्री स्टालिन क्या कहता है, ये हिंदू धर्म को क्या कहा है, कुछ सब इस तरह का बात कहा है। बिल्कुल कैंसर कोई बीमारी बता दी इसको। बिल्कुल ये मतलब शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। अजय आनंद जी, जैसे अधिवक्ताओं के बीच में गोरखपुर का सांसद कभी नहीं आया, यह जो है कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अधिवक्ता भी एक नागरिक है, अधिवक्ताओं की भी पीड़ा है। अधिवक्ता लगातार अपने हितों के लिए सरकार से मांग करते रहे हैं। जैसे एक आवाज़ मैं अक्सर उठाता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में सदस्यों की जो संख्या है प्रत्येक ज़िले से होनी चाहिए। जो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण है वो मुफ्त होना चाहिए। अगर इन सब मुद्दों पर सरकार का प्रतिनिधि अपनी बात कहता और संसद में कहता तो शायद हम लोगों की बात और तेज गति से सुनी जाती। क्या कहेंगे आप? मुझे समझ में नहीं आता, गोरखपुर के गली मोहल्लों से पूर्ण रूप में वाकिफ भारत के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव करते वक्त उनको योग्यतम गोरखपुर के लोगों के बीच, बौद्धिक लोगों के बीच कोई प्रत्याशी नहीं मिला। एक ऐसा प्रत्याशी 5 साल जिसको देखा, जिसकी भाषा शैली, जिसका मंचों पे भाषण या उसकी विद्वता से स्वयं माननीय योगी आदित्यनाथ जी परिचित रहे, उनको पुनः दोहराया जाना ये मेरे समझ से परे है। इस आधार पे अगर वो वोट मांगना चाहते हैं तो शायद उनको वोट देने लायक नहीं है।
अपने कार्यकर्ताओं का नाम तक ना उद्बोधन सही से कर सके मंचों से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सांसद ये मेरे समझ से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा, कभी भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी रहा, लेकिन क्या योग्यतम लोगों की कमी है भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर या गोरखपुर पूर्वांचल में? बिल्कुल बिल्कुल, यानी स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। आपका कहना सही है। हरिवंश सिंह जी जो है, मुन्ना जी ने बड़ा अच्छा एक मुद्दा दिया है जो है कि जो है स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए जो है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता स्वयं जागरूक नहीं है। बिल्कुल अपने बिल्कुल हितों के लिए अधिवक्ता स्वयं जागरूक नहीं है। समय समय पर जो आवाज़ें उठती हैं उनका साथ देने के लिए भी अधिवक्ता वर्ग निकलता नहीं है। ताली बजा देता है कि ठीक है, जाओ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे काम नहीं चलेगा। तो अधिवक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। आखिर सरकार, तो ये सरकार तो तभी करेगी ना जब आपका प्रतिनिधि जो है ये अपनी बात नहीं, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी गए थे और KP सिंह गए थे, लेकिन उन्होंने भी कभी अधिवक्ताओं की आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ के सभागार में तो आवाज़ उठाया, बिल्कुल बिल्कुल, सदन में नहीं उठाया, सदन में नहीं उठाया। अधिवक्ता वर्ग ने कमा करके यूपी सरकार को बिल्कुल बिल्कुल बहुत दिया है, बहुत पैसा दिया है। उसमें से अगर 2% भी यूपी गवर्नमेंट नहीं खर्चा करती अधिवक्ताओं पर, बिल्कुल यहाँ कहने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शिवदयाल जी, सदन में बात जो है अधिवक्ताओं की नहीं उठाई जाती है। ये हमेशा आरोप लगता है जो है कि तमाम सारे अधिवक्ता सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, लेकिन जब वो सदन में जाते हैं तो अपनी बात भूल जाते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? वर्तमान में तो कोई इस समय जो है इस सदन से यानी दीवानी कचहरी से कोई इस तरह का प्रतिनिधित्व अभी इस समय तो नहीं है। जैसा कि मेरे भाई ने कहा बिल्कुल कि अपनी लड़ाई स्वतः हमें लड़ना चाहिए, वह लड़ाई हम नहीं लड़ पाते, अपने में ही हम लड़ते हैं। हर समय जब भी कोई बात मुद्दा उठता है तो हम अपने में लड़ते हैं, न कि हम उस मुद्दे पर सार्थक सहयोग करते नहीं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सरकार हर व्यवस्था नहीं कर सकती, लेकिन हम अपने इन मुद्दों को यहाँ से उठाते तो शायद सरकार के जेहन में जब बात जाती तो शायद कुछ उस पर पहल होता, लेकिन हम इस मुद्दे को उठा नहीं पाते और न उठाने की वजह से इस स्थिति की होती। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। हम लोग अगर अपनी बात लगातार अगर प्रभाव में डालें तो निश्चित रूप से हम लोगों की मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार जरूर पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन हम लोग मतलब उस तरह की बातें नहीं रख पाते जिस तरह से हमें रखना मतलब हम अपने मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं। नायक जी, आप वर्तमान प्रतिनिधि से कितना संतुष्ट हैं? जो रवि किशन शुक्ला जी हैं, इन्होंने अधिवक्ता हितों के लिए कितनी तत्परता दिखाई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में और यहाँ से चुने गए जो भी नुमाइंदे रहे हैं उसमें सबसे अधिक विधि के छात्र रहे हैं, और सारी पार्टियां अपने जो भी टॉप के जो अधिवक्ता होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिले स्तर के हों, वही अधिवक्ताओं की नुमाइंदगी करते हैं। उसमें मैं समझता हूँ 30 से 35% तो सारे वो विधि के ही सारे लोग व्यवसायी, कोई राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, कहीं कहीं अब विधान परिषद से हो, वह लोग जाते हैं। बिल्कुल। रही बात अधिवक्ता हितों की मुद्दों की बात, तो मुद्दे का भटकाव इसलिए होता है क्योंकि वह सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। वो इन मुद्दों को जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे MLC रहे हों, चाहे विधानसभा परिषद के सदस्य रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे राज्यसभा, उनको यह मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल। संवैधानिक स्तर पर नायक जी, संवैधानिक संविध संस्था जो हमारी बार काउंसिलें हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आ जाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो जो वो संविध संस्था हैं वो नियम और कानून बनाते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये अधिवक्ता पंजीकरण की बात जो है जब गई, संवैधानिक पीठ के समक्ष है वो मामला, तो
वहाँ 600 रुपया पंजीकरण की बात कही गई है जो है एक्ट में जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जो आप इतना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, आपने इतना बढ़ा दिया, ये आपको बढ़ाने का राइट नहीं है। इसके लिए आपको संसद में कानून बिना संसद की अनुमति के आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कैसे हम ये मान लें कि आप जो है विपक्ष की बात कहे, विपक्ष का ही जब प्रतिनिधि कहेगा तभी सरकार मानेगी? सरकार के लोगों को भी तो इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार से संबंधित सांसद अगर लोकसभा में अपनी बात कहेगा, राज्यसभा में अपनी बात कहेगा तो उस पर सरकार विचार नहीं करेगी। क्या कैसे देखते हैं ये इसको? उसमें दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत उसमें ये होती है ना कि जो लोग बड़े अधिवक्ता हैं वह कभी भी छोटे अधिवक्ताओं के हितों की बात नहीं करेंगे। मतलब एक आम अधिवक्ताओं के हितों की बात नहीं करेंगे। चाहे क्या आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता रहे हों, चाहे उच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता रहे हों, चाहे जिले स्तर पर ही देख लीजिए। बिल्कुल भाई छोटे अधिवक्ताओं के हितों की बात नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इनसे सुपीरियर हूँ। मैं बिल्कुल हम उस जगह नहीं जाना चाहते हैं। हमने देखा, हम तो दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस भी किया है। बिल्कुल। मल जी क्या कहेंगे आप? अधिवक्ता लगातार उपेक्षा का शिकार होता रहा है और अभी भी लगातार उपेक्षा का अधिकार चाल चलन से खुद है। अच्छा, हमारे यहाँ खुद ही संगठन नहीं जब मजबूत है, हम आपस में ही जब लड़ रहे हैं, बार में लड़ाई झगड़ा जब हो जा रहा है, ये पैसे के लिए हो रहा है, ऐसे हर एसोसिएशन बहुत जगह भारत में हमारे एसोसिएशन है। बिल्कुल खुद यूनाइट है तो दूसरे को क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए कि जो मतदान का प्रतिशत है, अक्सर देखा जाता है कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम होता है, लोग वोट डालने क्यों नहीं जाते हैं? क्या है उसका रास्ता जो है, आप क्या बताएंगे? बताइए। मतदान का प्रतिशत इसलिए घटता है, कुछ हमारी सरकारी व्यवस्था की कमी है। पहले एक तो जैसे अब BLO होते हैं, उसका है कि अपने क्षेत्र में कम से कम पर्ची बंटवा दें, अपने सक्रिय कार्यकर्ता है पार्टियों के, चाहे वो जैसे हो, बिल्कुल घर पर जब पहुँच जाती है तो मालूम होता है हमारा ये भाग संख्या इतना है, क्षेत्र इतना है, फला बूथ पर जा रहा है, हमको वो पहुँच जाते हैं आसानी से, खोजना नहीं पड़ा। बहुत लोग खोजने के चक्कर में आए, कौन जाएगा बॉन्ड लेने, हाँ यहाँ खोजो वहाँ खोजो, हमारा किस भाग में किस बल्ब पे कहाँ पे है, इसकी वजह से कितने लोग नहीं जा पाते हैं। पर्ची मिल जाती है घर पर तो आसानी से पहुँच जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये भी सर, हाँ, बड़े किस्म जो लोग शहर के जो है, बड़े लोग जो हैं, जो धूप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी घर की औरतें नहीं जाती हैं, मैं छोड़ के क्या करना है, कुछ पुरुष बहुत थोड़ा उजा को डालता है, महिलाएं तो मांगने जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसके प्रति बहुत जागरूक है, इस नाते कि धूप में कौन जाएगा। बिल्कुल। मुन्ना जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो मतदान का प्रतिशत कम होता है, मतदाता आखिर क्यों उत्सुक नहीं होता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जितने 3 चरण के चुनाव हो गए, आज 4था चरण का चुनाव संपन्न होने वाला है, अभी जब उसका आंकड़ा आएगा तो पता चला कि 60% है, 62% है। ये आंकड़ा बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों लोग उदासीन होते हैं जो है मतदान के प्रति? अपने जनप्रतिनिधियों से लोग उदासीन इसलिए हो रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो वोट देने वाला है उसको पहचानता ही नहीं है। अच्छा, ये कारण है जो है। दूसरी बात कि राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उपेक्षित होते हैं। बिल्कुल। जब आम आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा, आम आदमी से वास्ता सरोकार नहीं रहेगा, तो मतदान का प्रतिशत गिरेगा ही गिरेगा। हरिवंश जी, आप क्या कहेंगे? जो है मुन्ना की बातों से सहमत हूँ। मैं इस पर कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ लोहिया का एक कार्यक्रम रखा गया था। अच्छा। ये पुरुषोत्तम रईस के घर पर, और उन्होंने कहा कि जिसके खिलाफ हमारा संघर्ष है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसी के घर तुम हमारा भोजन रखे हो। चलो अब तो मैं चलूँगा, लेकिन मैं भोजन नहीं करूँगा। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय केरल में थे। बिल्कुल। एक नमुद्रीपाद ब्राह्मण के घर में बैठे हुए थे। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि एक मैला उठाने वाली आई और अपना माला निकाल करके रखा खूंटी पर। अच्छा। और वहाँ से क्रॉस लटका लिया गले में। अच्छा। तो वह अंदर तक चली गई और वहीं एक हिंदू दाई आई, उसको दूर रहो कह करके उसका तिरस्कार किया गया। तो दीनदयाल उपाध्याय ने उस नमुद्रीपाद ब्राह्मण के वहाँ पानी तक भी नहीं पिया था। इसी प्रकार से स्टालिन का जो आया है, तमिलनाडु का पूरा युद्ध ही है
कि वहाँ अछूत महिलाएं जितनी थीं, छोटे वर्ग की जितनी महिलाएं थीं, वह ब्लाउज़ तक नहीं पहनने पाती थीं पहले। उस आंदोलन से निकला हुआ ये डीएमके है और उसी आंदोलन को सबसे पहले पेरियार ने वहाँ इस चीज़ को आंदोलन के रूप में उठाया। तब अछूत महिलाएं और छोटे वर्ग की महिलाएं अब ब्लाउज़ पहनना शुरू की हैं और इसी नाते उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक कोड है। योगी आदित्यनाथ जी के विषय में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन 7 वर्षों से लगातार उन्होंने सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिया है, जिससे गोरखपुर के किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल शिवदयाल जी, क्या कहेंगे आप? जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस तरह से किसानों के साथ सरकार अगर ये कर रही है तो निश्चित रूप से बहुत गलत कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो व्यवस्था दी है किसानों के लिए, किसानों की बात, अब जहाँ तक किसानों की बात अब आ गई, क्योंकि किसान को कभी भी कोई भी सरकार जो मुआवजा देनी चाहिए, जो चीज़ सोचनी चाहिए, किसानों के हित में नहीं सोचते। मैं तो भी एक किसान परिवार से आया व्यक्ति हूँ। पहले एक स्थिति थी कि किसान को जो है किसानी जो करता था उसको सम्मानित लोग करते थे। एमएसपी की जहाँ तक बात की जाती है, सारे विपक्ष, सारे लोग जो चिल्ला रहे हैं एमएसपी कैसे बढ़ाया जाए, किस विषय पर बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ जो चीज़ उपज होता है उसके हिसाब से एमएसपी बढ़ना चाहिए ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए ना। जहाँ होने लायक फसल है उसको बढ़ावा देने से एमएसपी देना चाहिए। यानी किसान को बढ़ावा किसी भी रूप से कोई भी सरकार नहीं दे रहा है। तो मतदाता की बात है, मतदाता वोट देने क्यों नहीं जा रहा? उत्तर प्रदेश में हम हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते, गोरखपुर से बात करते, गोरखपुर या पूर्वांचल को और बिहार पकड़े अगर ले लीजिए तो मैक्सिमम नौजवान 25% मान कर चलिए, 25 से लेकर 35% नौजवान बाहर कार्य करते हैं। वोट देने के लिए उनको कोई विशेष व्यवस्था नहीं दी जाती, कोई आकर के वोट करे। इसके आधार पर भी बहुत से वोट प्रतिशत कम पड़ता है। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो हमारे लोगों में बुजुर्ग मतदाता हैं जो जा नहीं सकते, बूथ बहुत दूर दूर होने पर या उनके लिए कोई व्यवस्था स्पेशल बनाने न जाने पर भी वोट नहीं पड़ पाता। और रही बात इसके बाद की जो बात स्थिति बनती है वह यह बनती है कि जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे नेता हैं, वह हमारे स्तर के नेता नहीं दिए जाते। वो गोरखपुर उठा कर देख लीजिए, क्यों यहाँ पर किसी और व्यक्ति मतलब आपका मुद्दा जो है बाहरी प्रत्याशी है, क्यों हमारे यहाँ के लोगों को नहीं प्रत्याशी बनाया जाता, हमारे यहाँ के नहीं बनाया जाता। सब समाज को जोड़ करके प्रत्याशी नहीं दिया जाता, किसी एक समाज को बढ़ा करके प्रत्याशी दिया जाता। तो ये सब क्या है? ये सब क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा? गोरखपुर में परिवर्तन की संभावना दिख रही है? गोरखपुर में परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है, बस यह लड़ाई चल रही है, लड़ाई बहुत अच्छी होगी। ठीक, नायक जी आप बताइए, आपका तो संसदीय क्षेत्र जो है बांसगांव है, और बांसगांव में क्या परिवर्तन की जो है कुछ बयार दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे जो संसदीय क्षेत्र में वहाँ तो परिवर्तन की बयार है, इस पे आ जाइए। हाँ, क्योंकि सदर प्रसाद जी अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, और इसके जो वर्तमान में जो सांसद हैं इनका ये तीसरा कार्यकाल है ये, तो वहाँ परिवर्तन की बयार इसका मतलब दिख रही है वहाँ पर। तो मतदाता अपने घर से निकले और वोट डाले, कैसे जागरूक करना है मतदाता? अब देखिए, मतदाता अपने घर से निकले, मैं समझता हूँ जहाँ बहुत हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत जैसे ऊंची जातियाँ हैं, उनके घर की औरतें तो वैसे भी नहीं जाती हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि छोड़िए क्या करना, वोट डाल के क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये है वो है। बिल्कुल। जब तक ये भावनाएं खत्म नहीं होगी ना तब तक भाई कैसे, और हर जगह है। तो अमल जी जो है, आप जो है परिवर्तन को देख रहे हैं इस चुनाव में। 2024 का जो चुनाव है वो, अगर आपसे मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन, ये तो हर पार्टियों में कमी है कि बिल्कुल हमारे यहाँ सांसद जो पहले से रह चुके हैं रवि किशन जी, जीते हुए थे, इस नाते हर पार्टी चाहती जीता हुआ कैंडिडेट हम रखे हैं, जो जीता हो जीत जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है? जो परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन उतना नहीं जितना पहले जैसा नहीं है। सरकार तो चांसेस हो सकता वाजपेयी की बना, लेकिन कम से बढ़ेगा, पहला रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, वही उनके लिए ज़्यादा है। तो वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में आ गए हैं, युवा अधिवक्ता हैं, तो सब तमाम कमियां हैं इस तरह का। किस तरह से आप देख रहे हैं गोरखपुर की राजनीति को वीरेंद्र जी, आप बताइए।
बताइए गोरखपुर में। गोरखपुर की पहली समस्या बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितनी नियुक्तियाँ हुई, फर्टिलाइजर में जो नियुक्ति हुई वो पता नहीं चला किसकी नियुक्ति हो गई। एम्स में, आयुष विश्वविद्यालय में जो नियुक्ति हुई वहाँ के रोजगार, यहाँ के लोगों का नहीं, यहाँ के युवाओं में इस तरह रोष है। दूसरा, यहाँ देखिए योगी जी लगातार चार सांसद वही दोबारा वालों को रिपीट कर दिया गया है। प्रत्याशी रिपीट हुए हैं, प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। इनके पास कोई यहाँ का प्रत्याशी और महिला प्रत्याशी को किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यहाँ की जनता, यहाँ जो तो गोरखपुर में तो महिला प्रत्याशी जो है विपक्ष ने तो उतारा, विपक्ष ने दिया है लेकिन सत्ता पक्ष ने नहीं दिया है। अच्छा। तीसरी बात यह है कि जो शिक्षण व्यवस्था इतनी महंगी हो गई, साधारण परिवार अब अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाएगा। और चौथी बात, भाजपा की सत्ता पक्ष ये है कि आरक्षण की सीमा इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था 50%, 10% ला के 59.5% कर दिया। ये हमारे यहाँ के प्रबुद्धों की सोच है। और यहाँ का सांसद कभी यहाँ जाके पूरे कोने से अधिवक्ता प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कभी नहीं आए। और यहाँ के मुख्यमंत्री होने के बावजूद हम जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठते हैं। यहाँ का MLC, यहाँ का सांसद कभी हम लोग की योजना देखने दीवानी कचहरी में नहीं आया। आज भी हमारी स्थिति बदहाल है। अनाज का दाम ये लोग कहते हैं 5 किलो अनाज देते हैं, 2 बार अनाज देते हैं, दोनों बार कमीशन होता है। कोटेदार अनाज में घटतौली करता है। हम प्रबुद्ध विपक्ष में वोट करेंगे, प्रबुद्ध विपक्ष में परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि ये लोग उस लायक नहीं रहे जो हम उम्मीद से यहाँ जाके बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी परिचर्चा। और आप तो आखिरी में आए हैं, बिल्कुल लास्ट में आप आए हैं। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान प्रतिनिधि के प्रति निश्चित रूप से आक्रोश है, लेकिन साथ ही विपक्ष का जो प्रत्याशी है वह प्रत्याशी भी कहीं न कहीं से मतदाताओं के उम्मीदों के अनुसार नहीं दिया गया है, यह भी परिलक्षित हो रहा है। परिवर्तन होगा या नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सरकार बनेगी, यह तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। अभी आज 4 चरणों का चुनाव लगभग संपन्न होने जा रहा है। अभी 3 चरण के चुनाव और होने हैं। स्थिति 4 जून को स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि गोरखपुर का मतदाता बहुत जागरूक है, गोरखपुर का अधिवक्ता मतदाता बहुत जागरूक है। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है और वो चाहता है कि जो उसकी बात सदन में रख सके, जो उसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, वो उसका प्रतिनिधित्व करे। तो हमारा यही प्रयास रहा है। हम न तो किसी के पक्ष में रहे हैं, हम न तो किसी के विपक्ष में रहे हैं। हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास किए हैं। फिर अगली बार हम ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं के साथ, युवा अधिवक्ताओं के साथ या समाज के और किसी वर्ग के साथ फिर हम बात करेंगे और आप तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए, मल साहब, शिवदयाल जी, वीरेंद्र जी और भी कुछ लोग आए जो इस समय यहाँ नहीं है, चले गए। सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।